हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो में जो मैं डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के टर्म्स, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पे आ गए हैं, मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो। दैट इज़ वेरी मीनिंगफुल एंड यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग। उससे कुछ तो आपको समझ में आएगा, कुछ ज़रूर सीखेंगे उस वीडियो से। जो लोग ऑलरेडी उस वीडियो को देख लिए हैं, वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इस टॉपिक को पढ़ते समय आप बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग से। आपको तो लगेगा अरे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जो जो पढ़ा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कुछ कुछ वैसे ही चीज़ें को दर्शाता है। सो आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये टॉपिक पढ़ के। अगर आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अच्छा से पता है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के वीडियो को स्किप किया है तो प्लीज़ जाके उसको देखिए। तो आइए समझते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पहला जो उद्देश्य है अकाउंटिंग का, या पहला जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो है प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिसे हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग नाम से पढ़े थे। तो सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। ये तो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। इस सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को हम बुक कीपिंग भी बोलते हैं, जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस का एक बहुत अहम हिस्सा है। इन्हीं रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को यूज करके अकाउंटेंट्स समराइज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और बाद में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि आगे चल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में काम आता है, फिर उसको एनालाइज करने में काम आता है, और फिर इंटरप्रेट करने में। एनालाइज और इंटरप्रेट क्या होता है आप प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो आज ये डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग के दूसरे ऑब्जेक्टिव को। इसका नाम है असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, असर्टेनमेंट। असर्टेनमेंट मतलब क्या होता है? असर्टेनमेंट होता है किसी चीज के बारे में पक्का होना, श्योर होना। यहाँ पे क्या चीज के बारे में पक्का और श्योर होने का बात हो रहा है? असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, मतलब जो रिकॉर्ड किया गया ट्रांजेक्शन है उनके रिजल्ट्स के बारे में हम लोग को असर्टेन होना, ये भी एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी है। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो पूरा स्क्रीन। अकाउंटेंट प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, कोई डरने वाली बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के समझ में ये आता है कि हमें आखिरकार इस बिजनेस को, इस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बस अभी के लिए आप इतना ही समझिए। टू नो द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। इफ द रेवेन्यू विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्स, रेवेन्यू जो होता है ना, जिसका दूसरा नाम है सेल्स। सेल्स मतलब पता है आपको? किसी चीज को सेल कर दिया आपने। फॉर एग्जाम्पल, घर में हमारे फर्नीचर रखा हुआ था 20,000 का, मैं उसको सेल कर दिया। फिर फ्रिज रखा हुआ था 30,000 का, मैं उसको सेल कर दिया 50,000। फिर और कुछ आर्टिकल्स थे, सब कुछ सेल कर दिया, तो उसको भी मैं 50,000 में सेल कर दिया। तो टोटल सेल वैल्यू कितना हुआ हमारा? 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे वही है सेल्स, उसी को बोल रहे हैं सेल्स। तो अभी के लिए आप बहुत सिंपल में समझिए, ये सेल्स मतलब कितने का बिक्री हुआ उसको बोलते हैं सेल्स, उस फिगर को बोलते हैं रेवेन्यू। इफ द रेवेन्यू विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्स एक्सीड्स एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस क्या है? अगर सेल हुआ है तो एक्सपेंस तो किया होगा हमने। अगर हम लोगों ने किसी चीज को सेल किया है तो उसको हम लोगों ने परचेस भी किया होगा। परचेस करने को क्या कहते हैं अकाउंटिंग में? इसको एक तरह का एक्सपेंस है, ये भी एक एक्सपेंस है। परचेस करने के लिए हमने खर्च किया, और खर्च कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? एक्सपेंस साइड में। मैं बताऊंगा कि कैसे रिकॉर्ड होते हैं आगे। देन इट इज सेड दैट द बिजनेस इज रनिंग इन प्रॉफिट, तब बोला जाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। ये तो एकदम नॉर्मल, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको अभी समझ में तो आ गया होगा कि अगर सेल का वैल्यू मतलब हमारे रेवेन्यू का वैल्यू, जो हमारे पास पैसा आया है उसका वैल्यू, अगर हमारे एक्सपेंस के वैल्यू से ज्यादा है तो हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है। अगर हमारा टोटल सेल्स है 1 लाख रुपए, और हमने टोटल खर्च अभी तक 80,000 रुपीज ही किया है, तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस प्रॉफिट में रन कर रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बट बट इफ द एक्सपेंसेस एक्सीड्स रेवेन्यू, अगर एक्सपेंस जो है, आपका खर्चा जो है, वो आपके रेवेन्यू से यानी सेल्स का जो वैल्यू है उससे ज्यादा हो गया,
मतलब आप लॉस में चल रहे हो, आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, आपका बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो ये बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस है या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, कैसे समझ में आता है? तभी समझ में आता है जब एक अकाउंटेंट सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और उसको इवैल्यूएट करता है, समराइज करता है, क्लासिफाई करता है, तब समझ में आता है आखिर में कि हमें इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है, उसको देख के पता चलता है लास्ट में डिसीजन मेकर्स को कि हमें ये बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज करना चाहिए, या हमसे कोई गलती हो रही है। और अगर बिजनेस प्रॉफिट में है तो जो ओनर होता है या डिसीजन मेकर होता है एक कंपनी में, वो ये सोचता है कि इस प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाया जाए, आखिरकार इस इनकम को और इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी चेंज करें कि और इनकम होने लग जाए, या ऐसा क्या स्ट्रैटेजी बनाया जाए कि एक्सपेंसेस कम हो जाए, जिसकी वजह से प्रॉफिट या मार्जिन इंक्रीज हो जाए। तो आइए समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता कैसा है एक एग्जांपल के मदद से। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्प्ले किया हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मल्टीपल ईयर का है। मार्च एज ऑन मार्च 2024 का है, एज ऑन मार्च 2023 का है, एज ऑन मार्च 2022, और चलो यहाँ पे 5 साल का, पिछले 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के डिस्प्ले किया हुआ है। तो मैं आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मालूम चलता है, जब हम देखते हैं कि हमारे सेल्स जो है वो हमारे खर्चों से ज़्यादा है तो हम प्रॉफिट में हैं, अगर हमारा खर्चा सेल्स से ज़्यादा है तो हम लॉस में हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है, सेल्स ज़्यादा हुआ है या खर्चा ज़्यादा हुआ है, रेवेन्यू ज़्यादा है या एक्सपेंस ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो है इनकम। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए डेफिनेटली हमें इनकम मालूम होना चाहिए, और इनकम कैसे आता है, सेल्स के थ्रू आता है। तो आप देख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट, टोटल रेवेन्यूज, अदर इनकम, कुछ और भी अगर किसी और दूसरे सोर्सेस से इनकम हुआ है तो टोटल मिला के लास्ट ईयर जो रिलायंस ने कमाया था वो है 546,662, मतलब 5,46,662 करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन किया था, टोटल सेल्स सेल्स किया था, ये रेवेन्यू था रिलायंस का। और टोटल एक्सपेंस जो उसने किया है, ये देखिए, ये इतने तरह के एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस, ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंस कॉस्ट, इस सारे तरह के खर्चों को हम बाद में समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये डिस्कशन। तो देख रहे हैं टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, 4,91,389 करोड़ रुपीज। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, आप कंपेयर कर पा रहे हैं कि कौन सा ज्यादा है, रेवेन्यू, ऑब्वियसली रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ था। और कितने का प्रॉफिट बनाया है रिलायंस ने पिछले साल, 55,273 करोड़ का। और उन खर्चों में भी कुछ टैक्सेस चले गए, टोटल टैक्स एक्सपेंस इतना चला गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हम देख पा रहे हैं कि हमारा नेट नेट जो प्रॉफिट बचा है, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ होगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम, तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ रहा है। उसके बाद भी इस स्टेटमेंट में, सेम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग बता दें कि हमने शेयर कितने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ अभी के लिए आप स्किप कर दीजिए, ये हम बाद में समझेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता कैसे है और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो आज ये फ्रेंड्स, हम लोग अकाउंटिंग के तीसरे ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है ascertainment of financial position of a business. A businessman is not only interested in knowing the results of the business in terms of profit and loss for a particular period, but he is also anxious to know that what he owes, जिसको हम liability बोलते हैं, to the outsider, and what he owns, जिसको हम assets बोलते हैं, on the certain date. अकाउंटिंग का जो अगला उद्देश्य है वो है
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को समझना, मतलब एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। कंपनी का जो ओनर होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा ये भी जानने का इच्छा होता है कि उसके कंपनी के नाम पे एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितने हैं। मेरे को मालूम है कि मैं एसेट्स और लाइबिलिटी अभी तक कवर नहीं किया हूँ ये टॉपिक। तो अभी के लिए आप इतना समझिए, एसेट मतलब कोई संपत्ति जो कंपनी के नाम पे हो, लाइबिलिटी मतलब कोई कर्ज जो कंपनी को पे करना हो आउटसाइडर्स को। थ्रू अकाउंटेंसी हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी के नाम पे आज एसेट्स कितने हैं या लाइबिलिटी कितने हैं। उसी को हम एसेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन बिजनेस बोलते हैं अकाउंटिंग में। एसेट्स कितने हैं कंपनी के नाम पे और लाइबिलिटी कितने हैं कंपनी के नाम पे, इसको जानने के लिए कंपनी के अकाउंटेंट को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। अब बैलेंस शीट क्या होता है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के समझे एग्जाम्पल के थ्रू, मैं आपको एक बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिरकार बैलेंस शीट में ऐसे क्या डिटेल्स लिखे रहते हैं जिसकी वजह से हमको मालूम हो जाता है कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितने हैं। तो आइए देखते हैं आखिरकार एक बैलेंस शीट दिखता कैसा है। तो क्योंकि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के दिखाए थे, तो मैं बैलेंस शीट भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का दिखाता हूँ। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई यहाँ पे कंफ्यूज हो। बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि बैलेंस शीट की मदद से आखिर कैसे पता चलता है कि एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटी कितने हैं। क्या ये बैलेंस शीट में ही सच में रिकॉर्ड होते हैं? आइए देखते हैं। ये बैलेंस शीट जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैलेंस शीट। और ये सिर्फ किसी एक साल का डेटा नहीं है, ये है मार्च 2024, एज ऑन मार्च 2024, एज ऑन मार्च 2023, एज ऑन मार्च 2022 कंपनी का क्या स्टेटस है। इस बैलेंस शीट को देख के अंबानी साहब समझ सकते हैं आराम से। तो जैसा कि मैं बताया था कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड होता है और एसेट साइड होता है, लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों रिकॉर्ड होते हैं। तो देखिए पहला लाइन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। तो पहले जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है वो है लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में कैपिटल भी आता है, मैं बताऊंगा कि क्यों आता है। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल बिजनेस में निवेश किया हुआ अपना पैसा, ओनर का पैसा, वो हम कैपिटल बोलते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ के रखिए। नेक्स्ट आइटम जो हम देख पा रहे हैं बैलेंस शीट में वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या होता है हम समझेंगे बाद में। नॉन करंट लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी नहीं होता है। करंट लाइबिलिटी और नॉर्मल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या लाइबिलिटी क्या होता है हम इसको भी डिटेल्स में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप बैलेंस शीट पे फोकस कीजिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो ऐसा कोई लोन जो हम लंबे समय के लिए लेके रखे हैं। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जो टैक्स का लाइबिलिटी बना हुआ हो। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और भी बहुत सारे मिसलेनियस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन क्या होता है इसको भी हम आगे समझेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, किसी से थोड़े समय के लिए उधार लिया हो कंपनी। ट्रेड पेबल्स, मतलब कहीं से माल परचेज किया हो उसको पेमेंट करना बाकी है। अदर करंट लाइबिलिटीज और मिसलेनियस करंट लाइबिलिटीज इधर उधर से छुट्टे जो लेके रखा हो। तो इससे हमको मालूम चला कि हमारे कंपनी में टोटल लाइबिलिटी, जो करंट लाइबिलिटी है वो है इतना, और जो टोटल लाइबिलिटी है वो है 9,59,643 करोड़। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो फिगर्स है ना वो करोड़ में है। तो अभी आ जाते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में क्या क्या हमको मिलता है। नॉन करंट एसेट, जो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट होता है, ये सारी चीज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स, ये सारा रिकॉर्ड होता है कहाँ पे? एसेट साइड में। फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट एसेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एसेट साइड में रिकॉर्ड हो। फिर करंट एसेट्स भी रिकॉर्ड होता है जिसमें हमारा स्टॉक कितना है, हमारे पास इन्वेंट्रीज जिसको बोलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट कितने करके रखा है कंपनी ने। जैसा कि हम मैंने बोला था ट्रेड पेबल्स, वैसे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स भी होता है जिनसे पैसे मिलने हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कंपनी के पास कैश कितना है एज ऑन डेट। शॉर्ट टर्म लोन्स, लोन कितना ले रखा है कंपनी ने, शॉर्ट टर्म लोन कितना ले रखा है, नहीं लिया हुआ था, जीरो है। अदर करंट एसेट्स, जो दूसरा मिसलेनियस करंट एसेट्स हो सकते हैं इधर उधर, वो सब मिला के 24,874 करोड़ का है। छोटा मोटा है ये फिगर। और टोटल करंट एसेट जो है वो है 2,62,625 का, और टोटल एसेट्स जो है ये है 9,59,643 करोड़ का। तो आपको इसको देख के, इस बैलेंस शीट को देख के ये तो समझ में आ गया होगा कि एक ओनर अपने कितने लाइबिलिटी हैं या कितने एसेट्स हैं उसको समझ सकता है अपने सिर्फ बैलेंस शीट को देख के। आइए हम डिस्कस करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को।
जो कि है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। इस चीज़ को हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अकाउंटिंग का ये उद्देश्य भी है कि हम एज ए अकाउंटेंट जब हम अकाउंटेंसी करते हैं तो एक रेलिवेंट डेटा, एक रेलिवेंट स्टेटमेंट, एक बहुत ही मीनिंगफुल रेलिवेंट स्टेटमेंट बना के हम प्रेजेंट कर पाएँ यूज़र्स के लिए या एंड यूज़र्स के लिए। यहाँ पे स्टेक होल्डर मेंशन किया है, स्टेक होल्डर मतलब यूज़र्स, जिनके लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज़फुल हो सकता है किसी भी मायने में। वो आदमी कोई भी हो सकता है, कंपनी का ओनर भी हो सकता है, या शेयर होल्डर भी हो सकता है, या कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है, या वो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। तो उनके लिए ये डेटा बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो ये अकाउंटिंग का फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमने कवर किया। तो आइए समझते हैं फिफ्थ और लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को। टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो है टू अंडरस्टैंड, समझना कि लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन कंपनी का कैसा है। अब ये लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन क्या होता है? लिक्विडिटी पोजीशन होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट करने को बोलते हैं लिक्विडिटी पोजीशन। और लॉन्ग रन में जो लाइबिलिटीज आते हैं ना, जैसे बैंक लोन ले रखा है वगैरह वगैरह, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन। तो जब एक बैलेंस शीट बना के हम लोग प्रेजेंट करते हैं ना, तो सिर्फ उससे यही नहीं मालूम चलता है कि कंपनी के पास एसेट्स और लाइबिलिटीज कितने हैं, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, इतना ही नहीं मालूम चलता है। ये भी मालूम चलता है कि कंपनी लॉन्ग रन में अपने लाइबिलिटीज को पे करने के लिए सक्षम है या नहीं। ये शॉर्ट रन में कंपनी के पास ऐसा तो नहीं शॉर्ट रन में पैसे ही खत्म हो गए, वो आने वाले 15 डेज में या 20 डेज बाद वो अपना लेबर्स को पे भी नहीं कर पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी के पास शॉर्ट रन में रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। वो सब हम समझ सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। इस वीडियो में हमने पांचों ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया अकाउंटिंग। आशा करता हूँ कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।